हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासमेट्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के बारे में हमें कैसे पता चलता है और उसकी टाइमलाइन ये इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले कोट देख लेते हैं। हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। हिस्ट्री एक कभी ना खत्म होने वाला डायलॉग है आज के और जो बीत गया पास्ट उसके बीच। बिटवीन द सोसाइटी ऑफ टुडे एंड द सोसाइटी ऑफ येस्टरडे। और किस किस के बीच? जो सोसाइटी आज है और जो सोसाइटी कल थी। हम हिस्ट्री को तभी समझ सकते हैं जब हमें अपने पास्ट के बारे में पता हो। ओके, ये दिया है E.H. कार ने। आपके बुक में ये एक फोटो दी हुई है। ये है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली की। ये नेशनल म्यूजियम में आपके जितने भी पास्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि स्टोन्स हुए, स्टैचूज हुए, कॉइन्स हुए, ऑर्नामेंट्स हुए, उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है यहाँ, जिससे कि हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में हम समझ सकें। देखो, हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट। हम अपने पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं? सबसे पहले देख लेते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री का मतलब होता है कि आप ह्यूमन के पास्ट के बारे में जो पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं हम हिस्ट्री, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट। ओके, तो आपने साइंस में पढ़ा होगा कि हमारे अर्थ की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, बहुत बहुत पुरानी है। उसमें जो ह्यूमंस वाला पार्ट है, पूरी अर्थ की हिस्ट्री में ह्यूमंस का बहुत छोटा सा पार्ट है और वो भी कुछ समय पहले का ही है। सबसे पहले हमारी अर्थ फॉर्म हुई, फिर धीरे धीरे चलते 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 लास्ट में कुछ साल पहले ही ह्यूमंस आए। ओके, तो ये टाइमलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले अर्थ बनी और इसमें ये जो लाइट ब्लू वाला कलर है ये है आपका बिलियंस ईयर एगो वाला, और ये थोड़ा डार्क ब्लू है, ये है आपका मिलियंस ईयर अगो, और ये ग्रीन कलर है ईयर्स अगो। ओके, तो जैसे ये 4.54 लिखा है, दैट मीन्स 4.54 बिलियन ईयर्स अगो। ये 2.33 लिखा है, दैट मीन्स 2.33 बिलियन ईयर्स अगो। इसमें ये 700, 500, 300, दैट इसका मतलब है कि 700 मिलियन ईयर्स अगो, 500 मिलियन ईयर्स अगो। और ये वाले जो दिए हैं ये मतलब कुछ साल पहले की बात हो रही है। जैसे कि ये आपका 3 लाख ईयर्स अगो, ये है 6,500 लाख ईयर्स अगो। ओके, तो सबसे पहले हमारी अर्थ फॉर्म हुई, फिर आए उसमें फर्स्ट सेल। आपने सेल के बारे में साइंस में पढ़ा होगा जरूर। उसके बाद आई एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मतलब अर्थ है, अर्थ में ऑक्सीजन बनी। जब ऑक्सीजन बनेगी तभी तो लाइफ आएगी। ओके, देन बैक्टीरिया। ये टाइमलाइन का सीक्वेंस देख लेना। बैक्टीरिया, फिर आए आपके स्पंजेस एंड फंगाई, आपने देखी भी होगी, फंगस जम जाती है और आपके वो जो मशरूम के टाइप के स्पंजेस निकलते हैं वो सब। फिर कोरल्स, कोरल्स आपके समुद्र के अंदर होते हैं, कलरफुल से होते हैं, वो होते हैं आपके कोरल्स। नेक्स्ट आए आपके फिश एंड वर्टिब्रेट्स, फिर इंसेक्ट्स आए, एम्फीबियंस आए, देन आए शार्क्स, फिर आए रेप्टाइल्स, डायनासोर्स। रेप्टाइल्स मतलब जो रेंगने वाले होते हैं जानवर, उनको बोलते हैं रेप्टाइल्स। नेक्स्ट आए फिर आपके बर्ड्स, मैमल्स। मैमल्स देखो, बर्ड्स होती हैं वो अंडे देती हैं, लेकिन मैमल्स डायरेक्ट बेबी को बर्थ देते हैं। ओके, यहाँ से डायरेक्ट बेबी आता है और यहाँ पे पहले अंडे आते हैं, फिर उसमें से बच्चे निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद आए आपके फ्लावर्स एंड बीज। अब देखो, अभी तक फ्लावर्स एंड बीज आ गए, बट अभी तक यहाँ पर ह्यूमंस नहीं आए हैं, अभी ह्यूमंस आगे आएंगे। ओके, तो अब ये देखो ग्रीन कलर है, यहाँ पे कुछ साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, फिर आए हमारे प्राइमेट्स। प्राइमेट्स आपके ग्रुप ऑफ मैमल्स होते हैं, इसमें अलग अलग तरीके के मैमल्स होते हैं, और अगर आप देखोगे तो ये मोस्टली ऐसे बंदर जैसे दिखते हैं। ओके, फिर फायर की डिस्कवरी हुई। उसके बाद आए आपके होमोसेपियंस। अब ये होमोसेपियंस ही हैं आपके मॉडर्न ह्यूमंस। मॉडर्न ह्यूमंस को ही होमोसेपियंस बोला जाता है। ओके, फिर हमने उसके बाद सीखा लिखना, राइटिंग। राइटिंग आई कुछ 6500 ईयर्स अगो। ओके, तो
ये वाली जो टर्म्स हैं ये मैंने आपको थोड़ी थोड़ी बता दी हैं, बट आपका इसका ज़्यादा आइडिया साइंस में होगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया है। ओके, तो ये टाइमलाइन है, इसका सीक्वेंस देख लेना कि कौन सी चीज़ पहले आई, कौन सी चीज़ बाद में। ये कुछ स्टेजेस थी कि किस तरीके से हमारी अर्थ पर लाइफ इवॉल्व हुई है उसकी। ओके, तो आगे चलते हैं। देखो, बहुत सारे लोग हमारे अर्थ की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो वो कुछ अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड है कि हम एक ग्रुप को अलग स्टडी करेंगे अर्थ की, दूसरा ग्रुप अर्थ के बारे में कुछ और अलग स्टडी करेगा। तो वो ये ग्रुप्स दिए हुए हैं, इनको हम देख लेंगे। और इनको ट्रेन किया जाता है, सम ऑफ देम आर ट्रेंड होते हैं वो ये सीक्रेट डिस्कवर करने में या अनकवर करने में कि हमारी अर्थ की जो सरफेस है उसके नीचे क्या है, मतलब ये अर्थ है, अर्थ की सरफेस के नीचे क्या दबा हुआ है, ठीक है, वो उसको खोद के निकालते हैं, फिर उससे हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। और फिर ये देखते हैं कि हमारी अर्थ की सरफेस पे जो चीज़ें फिजिकल फीचर्स बने हुए हैं वो किस तरीके से बने हुए हैं, कैसे फॉर्म हुए हैं। तो इनका ना अलग अलग ग्रुप होता है, ये ग्रुप होता है, वो अलग अलग स्टडी करते हैं। अब हर कोई काम सभी नहीं करने लग जाएंगे, ठीक है, कि आप सारे काम एक ही इंसान से करा लें। तो हर चीज़ के लिए एक अलग अलग स्टडी होती है, पढ़ाई होती है। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट का काम होता है कि वो हमारे अर्थ के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ता है कि सॉइल कैसे बनी, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है सॉइल में, यहाँ पर ये वाली सॉइल की क्यों है। ओके, और आपके स्टोन्स कैसे बनते हैं, किस तरीके से फॉर्म हुए, आपके माउंटेन्स किस तरीके से फॉर्म हुए, माउंटेन्स यंग हैं या फिर आपके ओल्ड हैं। ये हमें जियोलॉजिस्ट का काम होता है इनके बारे में पढ़ना। ओके, कौन सी चीज़ कितनी पुरानी है, किस तरीके के न्यूट्रिएंट्स हैं, किस तरीके से फॉर्म हुई है, फिजिकल फीचर्स। तो फिजिकल फीचर्स की स्टडी जियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट आते हैं आपके पैलेंटोलॉजिस्ट। पैलेंटोलॉजिस्ट का काम होता है कि वो जितने भी आपके प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमंस जो बहुत सालों पहले वो मतलब मर गए हैं और मिट्टी में दब गए हैं, उनके फॉसिल्स को देखना, उनके फॉसिल्स के बारे में पढ़ाई करना, स्टडी करना, तो वो होते हैं आपके पैलेंटोलॉजिस्ट। अब फॉसिल क्या होता है, देखो भाई, होता कुछ ऐसे है कि आपकी ये अर्थ है, मान लो कोई एक प्लांट छोड़ो या फिर ये कह दो कोई एनिमल था, वो मर गया, वो मिट्टी में दब गया। अब मिट्टी में दबने के बाद वो एनिमल तो गल जाएगा, सड़ जाएगा, बट उसके जो इम्प्रेशंस होते हैं, उसके जो बॉडी के मार्क्स होते हैं, जो बॉडी की शेप होती है, वो उस मिट्टी पे उसका प्रिंट आ जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो वो प्रिंट फिर हमेशा रहता है, एक तरीके से वो स्टोन की तरह हो जाता है, पत्थर की तरह, उसके अंदर उस एनिमल का प्रिंट होता है, इम्प्रेशन होता है। जब उसको आप खोद के बाहर निकालते हो तो वो आपको एक इम्प्रेशन की तरह दिखाई देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हाँ भाई, कुछ इस तरीके का जानवर भी था पहले, ठीक है। ये आपको फॉसिल्स की डेफिनेशन दी हुई है। इम्प्रेशंस ऑफ फुटप्रिंट्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स दैट आर फाउंड प्रिजर्व्ड विद इन लेयर्स ऑफ सॉइल और रॉक्स। ओके, यही होते हैं आपके फॉसिल्स। नेक्स्ट आते हैं आपके एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि पहले इंसान कैसे रहते थे, किस तरीके की सोसाइटी में रहते थे, क्या कल्चर फॉलो करते थे, और आज वो किस तरीके से रहते हैं, कौन सी सोसाइटी में रहते हैं, और आपका किस तरीके का कल्चर फॉलो करते हैं। ये सब काम एंथ्रोपोलॉजिस्ट करते हैं, ठीक है, कि कैसी सोसाइटी थी, नेबर्स कैसे थे, ये सब चीज़ें एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम होता है। नेक्स्ट आते हैं आपके आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट का काम होता है कि वो ज़मीन से खोद कर कुछ चीज़ें निकालते हैं, फिर उससे आपके यानी कि ह्यूमंस के पास्ट के बारे में जानते हैं, ठीक। पास्ट बाय डिगिंग मतलब खोदना। रिमेन्स दैट पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स लेफ्ट बिहाइंड, जैसे कि मतलब कि मान लो कोई पहले ह्यूमंस यूज़ करते थे, कोई आपका ज्वेलरी यूज़ करते थे, ठीक है, या फिर ये कह लो कोई टॉय यूज़ करते थे, या फिर बर्तन यूज़ करते थे, पॉट्स यूज़ करते थे, ठीक है। तो अब वो यूज़ करा, अब मान लो वो किसी तरीके से या किसी वजह से वो ज़मीन के अंदर दब गया, तो वो उसको निकालते थे बाहर और फिर उसके बारे में जानते थे कि हाँ भाई, पहले इस तरीके की चीज़ें यूज़ करी जाती थी, इस तरीके के ऑब्जेक्ट से बनाई हुई जाती थी वो। तो ये सब चीज़ों के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट पता करते हैं, ठीक है। और फिर वो देखते हैं कि जैसे मकान होते थे बहुत, जिसमें लोग रहते थे, वो ज़मीन में दब जाते थे,
तो उनको देखते थे कि भाई किस तरीके की ईंटों का यूज हुआ है इस मकान को बनाने में, मतलब पहले के लोग किस तरीके की ईंटें यूज करते थे, बेक्ड होती थी वो ईंटें या फिर नॉट बेक्ड होती थी या फिर ऐसी मिट्टी की होती थी। ठीक है, ये सब पढ़ते हैं। जैसे स्टडी ऑफ पास्ट बाय डिगिंग अप रिमेन्स दैट पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स लेफ्ट बिहाइंड सच एज टूल्स, पॉट्स, बीड्स, फिगराइंस, टॉयज, बोन्स एंड टीथ ऑफ एनिमल। देखो, बोन्स और टीथ से हमें ये पता चलता था किसी भी जानवर के कि पहले लोग किस तरीके के जानवर पालते थे या फिर पहले कौन कौन से जानवर रहते थे अर्थ पर, ये सब चीजें पता चलती थी। एंड ह्यूमंस बर्न्ट ग्रेन्स एंड पार्ट्स ऑफ हाउसेज और ब्रिक्स अमंग्स अदर्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं, हाउ इज टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम टाइम को कैसे मेजर करते हैं। देखो भाई, हम किसी भी चीज के लिए जब मेजर करते हैं तो एक डेट देते हैं ना कि हाँ ये इतने टाइम पहले हुआ होगा, तो हमें कैसे पता कि हाँ ये इतने ही टाइम पहले हुआ है, उसके आगे वो जो डेट आई है वो किस तरीके से आई है, ये हम देखेंगे। ठीक, देखो, हर सोसाइटी का और कल्चर का एक अपना टाइम मेजर करने का तरीका होता है। ठीक, कभी हम किसी इवेंट को जैसे कि किसी का बर्थ हुआ, ठीक, तो हम उसको एक किसी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है वो, तो हम उसका अगर मान लो जन्म हुआ तो हम उसके जन्म से उस टाइम को डिनोट करना चालू कर देते हैं। ठीक, आपका जैसे इरा होता है कि आपका एक डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम को हम इरा बोलते हैं। जैसे अगर मान लो कि अशोका है, ठीक है, जब वो अपने टाइम में आए, जब वो राजा बने, तो उसको हम अशोका इरा बोल देंगे, अशोकन इरा, यानी कि इस टाइम में अशोका का राज चला। तो अलग अलग पर्सन के हिसाब से हम इरा को डिनोट कर देते हैं, जैसे अकबर इरा। ओके, और आपका नेक्स्ट आता है, जैसे हम आज यूज करते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो हम आज यूज करते हैं, उसके अंदर आपके 12 महीने होते हैं और 365 डेज होते हैं। अगर हम बात करें लीप ईयर की, लीप ईयर में आपके 366 डेज होते हैं। ओके, तो ये वाला जो कैलेंडर है जो हम आज यूज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम ग्रिगोरियन कैलेंडर। ऑलराइट, और ये पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है, वर्ल्ड वाइड। और उसी के साथ साथ जब हम एक ऐसा कैलेंडर यूज करते हैं जो पूरा वर्ल्ड वाइड है, ग्रिगोरियन कैलेंडर, साथ में ही हम अपना रिलीजियस कैलेंडर जो होता है उसको यूज करते हैं। जैसे कि आप हिंदू का कैलेंडर अलग देखेंगे, मुस्लिम का कैलेंडर अलग देखेंगे, जूइश, चाइनीज, इनके अलग अलग कैलेंडर होते हैं रिलीजन के अकॉर्डिंग। वो अपना अपना अलग कैलेंडर यूज करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं और कोई भी ऑस्पिशियस इवेंट्स होता है उसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, जैसे कि अगर आप देखेंगे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, बात करें कि आपका सावन होता है महीना एक, आपका आषाढ़ एक महीना होता है, तो सावन एक सेलिब्रेट किया जाता है। फिर आपकी पूर्णिमा होती है, बुद्ध पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा, इनको अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये हिंदू कैलेंडर में मिलेगा, आपको ग्रिगोरियन कैलेंडर में नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें मुस्लिम कैलेंडर की, तो आपको मुस्लिम कैलेंडर में दिखेगा रमजान। ठीक, कि रमजान होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। फिर आपको ईद दिखेगी, ये आपको ग्रिगोरियन में नहीं दिखेगा बट मुस्लिम कैलेंडर के अकॉर्डिंग दिखेगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो, वेस्ट मतलब वेस्टर्न कंट्रीज जो है हमारी, जैसे आपका यूएसए हुआ और कनाडा हुआ, ठीक, इधर साइड की जितनी वेस्ट में जो हमारी कंट्रीज आती हैं, उनमें आप देखेंगे कि जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है, उनका जो जन्म है, उसको एक कैलेंडर का स्टार्टिंग पॉइंट माना गया। ठीक, मतलब अगर ये एक पर्टिकुलर टाइम है, यहाँ पर जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ है, तो इसको एक मेन पॉइंट माना गया। मैंने बोला था ना कि अगर किसी भी बहुत फेमस इंसान का जन्म हो रहा है तो हम उसको एक पर्टिकुलर इरा की तरह मान लेते हैं। इसमें जो हम पहले कैलेंडर यूज करते थे उसमें हम जीसस क्राइस्ट के बर्थ को इम्पोर्टेंट मानते थे, और जीसस क्राइस्ट के बाद जितनी भी चीजें हुई हैं, कोई भी इवेंट हुआ है या किसी का जन्म हुआ है या किसी भी एम्पायर ने अपना मतलब
वो राजा बनाया, उसने अपना क्या कहते हैं ताज संभाला है, तख्त संभाला है, जो भी है। तो उसके बाद जितनी भी चीज़ें हुई हैं उनको हम बोलते हैं आफ्टर क्राइस्ट, ठीक है, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद। तो वो चीज़ें आती है आफ्टर क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले जो चीज़ें हुई थी, जो भी इवेंट हुए थे, जो बर्थ हुए थे, उनको हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। ओके, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से समझते हैं। ये द कन्वेंशनल ईयर फॉर जीसस क्राइस्ट बर्थ हैज जनरली बीन टेकन टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दिस कैलेंडर। Years are counted forward from this point and used to marked with AD. ओके, अब ये जो एब्रिवेशन है ये यूज किया जाता है कि इसको लैटिन वर्ड में अलग बोलते हैं। अब वो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये जानना इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब होता है आफ्टर जीसस बर्थ, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जो इवेंट होते हैं उनको हम एडी में डिनोट करते हैं, ठीक है। हाउएवर दिस इज नाउ कॉल्ड कॉमन इरा और सीई अक्रॉस द वर्ल्ड। और एडी को हम साथ ही साथ कॉमन इरा भी बोलते हैं, जिसको हम सीई से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम ये कहें कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली, तो 1947, इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं 1947 AD और 1947 CE। ओके, आप किसी से भी डिनोट करें, चाहे AD चाहे CE। अब इसी तरीके से होता है कि जो चीज़ें आपके जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले हुई हैं तो उनको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, और उसको डिनोट करते हैं BC। ओके, इसको हम बोलते हैं, और एक और चीज़ बोलते हैं इसको हम बिफोर कॉमन इरा। यानी कि अगर हम फिर से कोई एक बर्थ ले लें तो या तो हम उसे BC बोलेंगे या फिर BCE। दैट मीन्स इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। ओके, अब जैसे कि आपका गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो था 560 BCE या फिर BC। दैट मीन्स जीसस क्राइस्ट के जन्म से 560 ईयर्स पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ओके, इस तरीके से ये टाइमलाइन देखी जाती है। एक बार ये देख लेते हैं। देखो यहाँ है ये रहा द बर्थ ऑफ जीसस का बर्थ। इससे पहले जितनी चीजें हुई देखो वो सब काउंट होंगी BCE में, और इसके बाद जितनी भी चीजें हुई वो सब काउंट होंगी CE में। सिमिलर चलेगा, 2000 यहाँ, 2000 यहाँ, 4000 यहाँ, आगे भी 4000 हो जाएगा, यहाँ 6000, उसके आगे भी इस तरीके से ही होगा, बट डिफरेंस होगा ये BCE और CE का। ओके, तो बर्थ ऑफ जीसस से पहले आपके अशोका आए, उससे पहले हमने अभी देखा 560 BCE में आपका गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये अभी हमने देख लिया, यहाँ पर भी लिखा है। ओके, ये रहा। उससे पहले 2000 BCE में इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन आई, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिर उससे पहले जाओ तो आपने कॉपर के बारे में जाना, ह्यूमंस ने कॉपर क्या होता है उसके बारे में जाना था। फिर उससे पहले वर्ल्ड की पहली सिटी मेसोपोटामिया के बारे में, ये सब BCE में हो रहा है, ठीक है, यानी कि क्राइस्ट के जन्म से पहले की बातें हैं ये सब। फिर पॉटरीज, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पॉटरी टेक्नोलॉजी। फिर उससे भी पहले देखें, जितना आप इधर जाएंगे लेफ्ट साइड जाएंगे उतना ही आपको ये पास्ट में लेके जाएगा, ठीक है। और आप अगर CE में कॉमन एरा में बात करें तो जितना आप कॉमन एरा में राइट की तरफ जाएंगे आप उतना ही प्रेजेंट में आएंगे, ठीक है। आई रिपीट, जितना आप बिफोर कॉमन एरा में जितना आप लेफ्ट वर्ड बढ़ेंगे उतना आप पास्ट में जाएंगे, और कॉमन एरा में जितना आप राइट वर्ड बढ़ेंगे उतना आप प्रेजेंट में आएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे डेट्स बढ़ रही हैं, बट यहाँ आपको जितना बढ़ रही हैं उतना प्रेजेंट में ला रही हैं,
और जितना आप इधर की डेट्स देखें, जितना आप इसमें आगे बढ़ेंगे उतना आप पास्ट में चलते चले जाएंगे। ओके, तो कुछ अराउंड 8000 BCE से बाद में और 6000 BCE से बहुत पहले आपका पहला सेटलमेंट देखा गया और एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। और इससे पहले देखा जाए तो पहले थी आइस एज। ये सब आइस एज में है कि पहली रॉक आर्ट डिस्कवर हुई थी 4000 BCE में। फर्स्ट एग्जाम्पल पता चला था रॉक आर्ट का। फिर उसके बाद ये जो थी यहाँ तक अराउंड 12,000 BCE के बाद तक आपकी आइस एज चली थी। ठीक, आइस एज में मतलब मोस्टली जो अर्थ का पार्ट था, मोस्टली नॉट ऑल, मोस्टली जो अर्थ का पार्ट था वो आइस से कवर्ड था, बर्फ से ढका हुआ था। ठीक, इसलिए हम इसको आइस एज बोलते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट्स तब भी प्रेजेंट थी, बहुत सारी चीजें थी, बट ये था कि यहाँ पे मोस्टली जो अर्थ का पार्ट था वो बर्फ से ढका हुआ था। ओके, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे, पहले इसे देखते हैं। देखो, हम कभी भी ग्रिगोरियन कैलेंडर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कोई भी 0 ईयर नहीं होता, मतलब कोई भी किसी भी ईयर को हम कहें तो 0 नहीं होता। वहां पे शुरुआत जो होती है वो 1 से होती है। जैसे अगर हम इस टाइमलाइन की बात करें तो इसमें जो शुरुआत होगी ना, ये इस तरीके से है, तो आपका 1 CE, इसके जस्ट पहले आपका 1 BCE देखने को मिलेगा। यहाँ पे कहीं भी 0 नहीं मिलेगा। अब इस 0 ना होने की वजह से एक मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये, ऐसा नॉर्मल नहीं रहता। अगर आप कोई सेंचुरी कैलकुलेट करें या फिर आप कोई भी नंबर ऑफ ईयर्स कैलकुलेट करें तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ होती है, तो उसकी कैलकुलेशन समझते हैं सबसे पहले। ये आपकी टाइमलाइन है, यहाँ पर कोई 0 नहीं मिलेगा आपको, नथिंग, सिंपल। 2 चीजें मिलेंगी, 1, इधर भी 1, कोई 0 नहीं है। 1 CE, 1 BCE। ओके, फिर इधर आगे बढ़ेंगे 2 CE, इधर आगे बढ़ेंगे 2 BCE। इस तरीके से होता है, तो 0 नहीं है। अब हमें किन्हीं भी 2 डेट्स के बीच का अगर हम ईयर कैलकुलेट करें, देखो ये है आपकी टाइमलाइन, यहां पर है आपका 1 CE, यहां है आपका 1 BCE। फिर आगे बढ़ेंगे 2 CE, इसमें आगे बढ़ेंगे 2 BCE। अब मैं आपसे ये कहूं कि 2 BCE से 2 CE के बीच का कितने ईयर्स, मतलब अगर हम इन दोनों के बीच में ये कैलकुलेट करें कि भाई दोनों में कितने ईयर्स हैं, कितने ईयर्स की बात हो रही है, तो आप देखोगे यहां से यहां तक मैं और सिंपल वे में कहूं कि 2 BCE से 2 CE के बीच में कितने ईयर्स पास आउट हुए, तो 1, ये हो गया 1, 1 साल, 1 साल, दूसरा साल, फिर ये तीसरा साल, 3 ही साल हुए। बट अगर मान लो यहां पर अगर 0 हो जाता बीच में, अगर यहाँ बीच में एक 0 आ जाता और फिर होता है यहाँ 1, 1, 2, 2, इस तरीके से होता, तो हम सिंपल कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 1, 2, 3, 4, 4 साल हुए पास। बट ऐसा नहीं है, अब यहाँ 0 तो है ही नहीं, यहाँ 0 तो है ही नहीं, तो कितने साल पास हुए, 1, 2, 3। अब अगर 0 होता तो इस वाले केस में हम सिंपल कैलकुलेट कर लेते, भाई 2 + 2 = 4, यानी कि 4 साल बीत गए। बट क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं है तो हम ये चीज कर ही नहीं सकते 2 + 2, ये वाली चीज कर ही नहीं सकते कि 2 + 2 = 4। इस वाले केस में जब 0 नहीं है, ये इस वक्त प्रेजेंट है, अगर 0 नहीं है तो हम कैलकुलेट करेंगे 2 + 2 - 1 = 3। दैट मीन्स 3 साल बीत गए। ओके, एग्जाम्पल से समझेंगे। अब देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 560 BCE में।
हम अगर 2024 की बात करें, 2024, और मैं तुमसे ये पूछूं कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितने साल का डिफरेंस है, ठीक, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल, 560 प्लस 2024 माइनस 1, तो कितना आएगा? 2583। डेट मीन्स कि इसमें 2583 समय बीत गया। और अगर हम बिल्कुल ही प्रेजेंट की बात करें, मान लो गौतम बुद्ध का जन्म 560 BCE में हुआ था, और मैं ये कहूं आज के बारे में बात करूं, यानी कि 2025 के बारे में बात करूं, और मैं ये पूछूं कि आज से कितने साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 560 प्लस 2025 माइनस 1, तो क्या आएगा? 2584। ओके, यानी कि 2584 ईयर्स अगो, इतने साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये वाली चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है। आई होप आपको समझ आई होगी। आगे देख लेते हैं। देखो, ये जीसस का बर्थ, फिर उससे पहले 560 BCE, ये 2000 BCE, और इसमें ये फ्यूचर। जितना हम पीछे जाएंगे उतना हम पास्ट में जाएंगे, जितना हम इधर आगे जाएंगे उतना हम फ्यूचर में जाएंगे। ओके, टाइमलाइन इज अ कन्वीनियंट टूल टू मार्क सच इवेंट्स। ये टाइमलाइन दिखा दी मैंने आपको। सीक्वेंस ऑफ dates and events covering any particular period. It runs from the beginning of humanity to the present with a few important landmarks. Okay, ठीक, ये हमने देख ली। बर्थ ऑफ बुद्धा देख लिया, और जीसस देख लिया कि गौतम बुद्ध का बर्थ जीसस का इससे पहले हुआ है। ओके, अब ये कुछ टर्म्स हैं, इनको देख लेते हैं। अलॉन्ग विद अ ईयर एंड अ डेकेड, हम देखो, इसका मतलब है कि हम कहीं कहीं ईयर्स लिखते हैं, डेकेड लिखते हैं, और बहुत सारी टर्म्स हैं जो हमारा यूज होती हैं, जैसे आपका मिलेनियम, इस तरीके की चीजें यूज होती हैं, मिलेनियम वगैरह। इनका मतलब क्या होता है, ये आपको हिस्ट्री के अगर कोई आप बुक पढ़ोगे तो आपको बहुत इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। कहीं सेंचुरी लिखा होगा, कहीं पे आपका लिखा होगा डेकेड या मिलेनियम, इस तरीके के वर्ड्स लिखे होंगे। अब सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें सेंचुरी, जब आपके 100 ईयर्स कंप्लीट होते हैं तो हम उसको सेंचुरी बोलते हैं। आपने क्रिकेट में भी देखा होगा कि जब कोई बैट्समैन अपने 100 रन्स कंप्लीट करता है तो हम उसको बोलते हैं भाई सेंचुरी लग गई। ऐसे ही होता है ना। इसी तरीके से आपका टाइमलाइन में होता है, जब आपके 100 साल पूरे हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं सेंचुरी हो गई। ओके, अब अगर हम बात करें 1 CE से, और इन हिस्ट्री स्पेसिफिक सेंचुरीज आर काउंटेड एवरी 100 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 CE। अगर हम बात करें 1 CE से और उसके बाद के जितने 100 ईयर्स तक, तो हम बोलेंगे कि भाई 100 CE तक ये 1 सेंचुरी कंप्लीट हुई है। ओके, जैसे अगर मैं कहूँ 2001 से 2100 तक, अब दोनों में कितना डिफरेंस है, माइनस करके देखो कितना आएगा, 100। दैट मीन्स आपका 1 सेंचुरी कंप्लीट हुई है। और इसको 2001 से 2100 तक का जो टाइम है उसको हम बोलते हैं 21st सेंचुरी। ओके, अब इसी तरीके से 1 BCE की होती है सेंचुरी। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि 1 BCE से अगर हम 100 BCE की बात करें तो ये कितना हुआ, 1 सेंचुरी, या कहें फर्स्ट सेंचुरी BCE। अब जैसे हम कहें 300 BCE से 201 BCE से 300 BCE की बात करें तो दैट मीन्स ये क्या है, 3rd सेंचुरी BCE। 100 साल पूरे हो गए ना,
और कौन सा टाइम लाइन है, BCE वाला, इसलिए 3rd सेंचुरी BCE। ओके, अगर हम बात करें डेकेड की, तो जब 10 ईयर्स आपके कंप्लीट होते हैं तो हम उसको डेकेड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका मिलेनियम। जब आपके 1000 ईयर्स कंप्लीट होते हैं तो उसको हम मिलेनियम बोलते हैं। मतलब एक से अगर 1000 साल हो गए, दैट मीन्स हमारा 1 मिलेनियम हो गया। ऑलराइट, और हम अगर बात करें कि 1 CE से आपका 1000 CE, दैट मीन्स आपका 1 मिलेनियम CE। ठीक, अगर उसी तरीके से हम ये देख लें 2001 से अगर 3000 CE की बात हो रही है, दैट मीन्स आपका 3rd मिलेनियम CE चल रहा है। ओके, जितना आप मतलब टाइमलाइन है, जितना आप इधर जाएंगे BCE में मिलेनियम काउंट होगा, जितना आप इधर जाएंगे उतना आपका CE में मिलेनियम काउंट होगा। ओके, ये हमने देख लिया था। और इंग्लिश में आपको मिलेनियम के प्लूरल वर्ड्स मिल जाएंगे, जैसे कि मिलेनियमस, मिलेनिया, मिलेनिया और मिलेनियम्स। ये दोनों ही वर्ड सही है। अगर आपको दोनों में से कोई सा भी दिख जाए, दैट मीन्स ये मिलेनियम का प्लूरल फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, पहले हमारा इंडिया का ट्रेडिशनल कैलेंडर हुआ करता था, मतलब जो हमने इंडिया का था पुराना कैलेंडर, उसको हम बोलते थे पंचांग। ओके, ये कैलेंडर जो होता था ये सन और मून की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता था। मतलब कि आपका जो सन है उसकी जो पोजीशन है, हम एज कंपैरिजन टू अर्थ, और मून की जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे मंथ्स हुआ करते थे कि हाँ, अगर इस पोजीशन में आपके सन और मून है तो ये वाला मंथ रहेगा। ठीक, तो पंचांग एक आपकी टेबल थी, मतलब एक किताब थी जिसमें टेबल बनी हुई थी, उसमें लिस्ट बनी हुई थी कि हाँ, हर महीना और उसके दिन। ठीक, और वो डिपेंड करती थी कि आपके सन की और मून की पोजीशन क्या होगी एज कंपैरिजन टू अर्थ। ओके, अब पहले क्या होता था कि हम प्रिडिक्ट कर देते थे, मतलब पहले ही बता देते कि सोलर और लूनर इक्लिप्स कब होगा। अब सोलर इक्लिप्स क्या होता है और लूनर इक्लिप्स वही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सोलर मतलब सूरज, लूनर मतलब आपका मून। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होंगे और कब आपका सनराइज होगा, कब आपका सनसेट होगा, इस तरीके की चीजें हम पहले ही प्रेडिक्ट कर देते थे। ठीक, और पंचांग बहुत ज्यादा इंडिया में यूज होती थी। अब आज भी देखोगे तो आज भी हम पहले बता देते हैं कि हाँ, कब आपका सूर्य ग्रहण होगा और कब चंद्र ग्रहण होगा। बट आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम बता पाते हैं। पहले हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट हमें तब भी पता होता था। ओके, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते थे। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी, अभी के लिए सिर्फ इतना ही है। तो आप इतना अच्छे से पढ़िएगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।